नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार स्टेट 2024 की परीक्षा चल रही है। इसमें मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में फिजिक्स पेपर 2 का महामैराथन क्लास ले रहा हूं, जिसमें मैंने ऑलरेडी सेट 4 करा चुका हूं। 1 2 3 4 4 सेट हम करा चुके हैं। ये 5वां सेट है। इस 5वें सेट को आप जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों ही भाषाओं में ये सवाल जवाब हम करेंगे। दोस्तों, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ। कई सारे चैनलों पे क्लासेस तो हो रही है फिजिक्स पेपर 2 की, लेकिन वहाँ फिजिक्स के जो बेसिक फिनोमिनाज है उसकी बात करी जा रही है, जो कि स्तरीय नहीं है। तो मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगा कि जो 2023 में पिछले साल जो स्टेट की परीक्षा हुई, उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप उसे एक बार देखें और फिर हमारे YouTube चैनल के इस सीरीज को उससे मैच कराएं। तो आपको एकदम लेवल के सवाल मिलेंगे। जो भी सवाल है वो एग्जामिनेशंस में एकदम मिलने वाले क्वेश्चंस हैं। तो मैं जो करा रहा हूँ, बाकी कई सारे YouTube चैनल को मैंने भी देखा है, तो वो वही जनरल स्टडीज़ के पेपर जैसे पूछे जाते हैं, साइंस के सवाल कि किसे नॉर्मल से जो सवाल होते हैं फैक्चुअल्स, वो सवाल वो करा रहे होते हैं। तो उन चीज़ों से आप बचिए। और जो स्तरीय है, ऐसा नहीं कहता हूँ कि मेरा ही चैनल बहुत बढ़िया है, मैं ही जो करा रहा हूँ बहुत बेस्ट है, मैं भी नहीं हूँ, मैं अपने भर प्रयास करता हूँ। लेकिन हाँ, आपको जागरूक होना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही आप किसी चैनल को फॉलो करें कि क्या वो उस सवाल के उस लेवल को टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर साइंस सीरीज में वही सवाल यूनिट एंड डायमेंशंस के नॉर्मल चीज़ें करा करके और वो ध्वनि को किस में मापते हैं, ऐसे टाइप के सवाल को लेकर के चल रहा है। तो ये मेरी पर्सनल सलाह है, बाकी आपकी मर्जी, माने या ना माने। तो चलिए फिजिक्स पेपर 2 महामैराथन क्लास अब हम शुरू करते हैं। सेट नंबर 5। बाकी सारे सेट YouTube के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के लिए जो इन परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द सेपरेशंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन इज इंक्रीज्ड बाय 2% द इल्यूमिनेंस एट अ स्क्रीन विल। तो कहता है एक स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी 2% बढ़ा दी जाती है, तो पर्दे का प्रतिदीप्त क्या होगा। तो देखिए, एक स्रोत है, स्रोत मतलब मान लीजिए कोई यहाँ से स्रोत, सोर्स है स्रोत, और पर्दा यहाँ लगा हुआ है, इसके बीच की दूरी 2% बढ़ा दी जाती है। तो जब आप दूरी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो पर्दे पर जो प्रतिदीप्त है वो बिल्कुल डिक्रीज कर जाएगा, 4% के लगभग 4% डिक्रीज होगा, क्योंकि जब आप इसके डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, देखिए होता यह है कि जब कोई सोर्स और जब पर्दा लगा रहता है, तो जब आप इस पे फोकस देते हैं, ल्यूमिनेस देते हैं, इल्यूमिनेस करते हैं, लाइट्स देते हैं, प्रकाश जाती है, तो जितना ये डिस्टेंस में आएगा, दूर रहेगा, तो इसकी लाइट उतनी ज़्यादा फोकस करेगी इस पर, और जितना नज़दीक जाएगा लाइट इसके बाहर छितरा के भागेगी, जिस कारण डिक्रीज होता है नियरली बाय 4%, लगभग 4% घट जाती है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो आपके सामने है वो फैक्ट्स है। द यूनिट ऑफ म्यू 0 बाय एप्सिलॉन 0, अब इसका यूनिट क्या होता है। दोस्तों, इसका यूनिट होता है ओम। तो ऐसे सवाल को तो आपको याद ही रखने होंगे कि म्यू 0 अंडर रूट म्यू 0 बाय एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या है, तो ओम है। यहाँ पे डिटेल्स भी है, आप देख सकते हैं। क्योंकि एग्जाम्स बहुत कम समय है, तो डिटेल्स टॉपिक्स में हम लोग पढ़ते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ जितने से जितने सवाल को आप टच करें, सवाल को रिवाइज करें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फिजिकल क्वांटिटीज, यानी जो भौतिकीय राशियाँ हैं उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग कैसे करते हैं। तो भौतिक राशि के लिए जो बीमीय सूत्र करते हैं वो होता है m0 l0 t0। जैसे आपको पता है m मास, l लेंथ और t टाइम। तो मास यानी कि द्रव्यमान, और l इज कॉल्ड लेंथ यानी कि लंबाई, और t इज कॉल्ड टाइम यानी कि समय। ये तीन जो है मेजर्स हैं, इसी पर हम लोग बीमा को लिखते हैं mlt, इसलिए बीमा लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है विच इज नॉट द मेंबर ऑफ ए मेसोन ग्रुप। तो मेसोन ग्रुप का निम्नलिखित में से कौन मेंबर नहीं है, कौन सा समूह का सदस्य नहीं है। तो
यहाँ पर मैं डिटेल्स में लिखा है वेगरान समूह, लेप्टान समूह, मेसान समूह। तो जो म्यू मेसान है वो लेप्टान समूह का है, मेसान ग्रुप्स का वो नहीं है। तो इसलिए मेसान ग्रुप का है कौन, तो के मेसान, पाई मेसान और ये ईटा मेसान, जबकि जो म्यू मेसान है वो लेप्टान ग्रुप का है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, म्यू मेसान। ये इसके ग्रुप का है ही नहीं, ये मेसान समूह का है, जब ये लेप्टॉन समूह का है, जो यहाँ पर रॉन्ग है, जो इसके मेंबर का सदस्य नहीं है। अगला सवाल लेते हैं। ए पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ जार कंटेनिंग वाटर व्हेन द आइस मेल्ट्स दैट द लेवल ऑफ वाटर। एक गिलास जिसमें पानी है, बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जैसे ही बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो पानी की सतह क्या होगी। तो देखिए, जब भी आप एक जार में या ग्लास में आप बर्फ का टुकड़ा डालते हैं, तो अगर पानी जितना भरा है, तो जैसे ही आप अगर पानी भरा है और बर्फ का टुकड़ा अगर आप डालेंगे तो होगा क्या, जैसे ही बर्फ इसके अंदर आएगी तो कुछ पानी खाली हो जाएगा, और पानी उतना, ये बर्फ उतना जगह ले लेगा जितना में ये पिघलने के बाद उतना पानी को भी भर देगा। तो कभी भी किसी भी ग्लास, पानी भरे ग्लास में जब आप बर्फ का टुकड़ा डालते हैं तो बर्फ अपनी उतनी जगह ले लेती है जितना वो पानी को हटाती है, फिर उतना ही पानी पिघला करके वो वहां डालती है, इसलिए उसका जो लेवल होता है विल नॉट चेंज, होता है, परिवर्तित नहीं होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे डिटेल्स में देख सकते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार बर्फ के पिघलने के पर सतह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी जितना वो जगह लेती है उसी जगह में पिघला के पानी को भर देती है। अगला सवाल, इफ नॉर्मल फोर्स इज डबल देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी। यदि अभिलंब बल 2 गुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक क्या हो जाएगा। तो अभिलंब बल 2 गुना करेंगे तो घर्षण गुणांक क्या हो जाएगा। तो घर्षण गुणांक में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना आप अभिलंब बल को बढ़ाएंगे तो घर्षण भी बढ़ेगा। मान लीजिए किसी सतह पे कोई व्यक्ति चल रहा है, ठीक है, तो अगर ये चल रहा है तो जितनी फोर्स से ये चल रहा है तो ये सड़क भी उतनी ही फोर्स से इस पे घर्षण लगा रहा है। तो अगर ये फोर्स बढ़ाएगा तो ये भी फोर्स बढ़ाएगा, तो ऑटोमेटिकली दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कंट्रोल कर लेगा, जिसे अनचेंज या अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल लेते हैं, किसी व्यक्ति की आवाज पहचानी जाती है, द वॉइस ऑफ अ पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स क्वालिटी, गुणवत्ता से। किसी व्यक्ति की जो वॉइस है वो आप पहचानते हैं उसकी क्वालिटी से, गुणवत्ता से। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, जब पारदर्शी पदार्थ की समतल सतह के ऊपर प्रकाश ध्रुवन कोण पर आपतित होता है तब परावर्तित तथा अपरिवर्तित किरणें होती है। इसका कहना है, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन सरफेस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस एट एन एंगल ऑफ पोलराइजेशन देन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर। तो जो पारदर्शी पदार्थ की समतल सतह के ऊपर जब आप प्रकाश ध्रुवन कोण पर आपतित होती है, तो देखिए जब भी लाइट आपतित होगी तो वो एक दूसरे के लंबवत होगी, एंगल में ही होगी, लंबवत। तो इसलिए परावर्तित तथा अपरिवर्तित किरणें एक दूसरे पर लंबवत होगी। क्लियर है ये? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, परस्पर लंबवत होंगे। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, स्थिर आयतन गैस तापमापी कार्य करता है, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन। तो जो आयतन गैस तापमापी है वो किसके नियम पर कार्य करता है, तो आपको ये पास्कल के नियम पर काम करता है। गैस पास्कल के नियम पर काम करता है। बॉयल का नियम तो वो इस पे काम नहीं करता। आर्किमिडीज तो आपको भी पता है, तैरने का सिद्धांत है वो पानी वाला। चार्ल्स का नियम इसमें आता नहीं है। तो पास्कल साहब जो है, जो वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। स्थिर आयतन तापमापी में आयतन स्थिर होता है, अतः पास्कल का नियम है। जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम जो होता है वो पास्कल के नियम पर। अब ये एक जार है, इसके अंदर जो भी आपने भरा है लिक्विड्स वो स्थिर है, तो स्थिर आयतन पर जो थर्मोमीटर्स बेस्ड होता है वो पास्कल के नियम पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर एक गोलीय कोटर है, यदि गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन क्या होगा। देखिए जब भी एक धातु की ठोस गेंद है, धातु की गेंद है और ठोस है, अब ये गोलीय कोटर है, अब इसको जब भी आप गर्म करेंगे, तो जब भी कोई धातु को आप गर्म करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें एक्सपेंशन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि
उसका वी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, विल इंक्रीज्ड, बढ़ जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे डिटेल्स भी लिखा है कि गोलीय धात्विक गेंद के भीतर समकेंद्रीय गोलीय परिच्छेद का आयतन गेंद को गर्म करने पर बढ़ेगा। तो कोई भी आप धातु का गोला ठोस लेंगे तो उसको जब आप हीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा ही। ठोस से द्रव में जाना शुरू हो जाएगा तो बढ़ेगा। जैसे लोहा है, 800 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से जब आप उसको हीट करेंगे तो पिघल जाता है, पिघल के लिक्विड हो जाता है। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। एल्कोहल इज मोर वॉलेटाइल देन वाटर बिकॉज, एल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होती है। एल्कोहल जो होता है पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है, क्यों? क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से कम होता है, यानी कि इसका क्वथनांक पानी से कम होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए कुछ डिटेल्स देखते हैं। कहता है कि पानी की तुलना में शराब ज्यादा वाष्पशील है, क्योंकि शराब का क्वथनांक पानी से कम होता है। शराब का क्वथनांक पानी से कम होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि यदि आप वाटर को गर्म करेंगे और यदि आप शराब को गर्म करेंगे, यानी जिसमें अल्कोहल होता है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है जबकि शराब का कम है, इसलिए जल्दी वाष्पशील है। यानी कि जो वाटर, इसलिए आप देखिएगा पब या क्लब में शराब में आग लगा करके लोग पीते हैं, इसलिए तुरंत आग लग जाती है शराब में, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम है, लो है। और पानी का तो पता ही आपको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पानी हमारा खौलता है, जबकि जो आपका शराब है वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, जल्दी खौल जाएगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। मेल्डी का प्रयोग किया जाता है, मेल्डीज एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू, तो मेल्डी का प्रयोग कहाँ परफॉर्म करता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो मेल्डी का जो प्रयोग है प्रतिवर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति निकालने के लिए किया जाता है, प्रतिवर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो ये तो एक सिद्धांत है, मेल्डीज साहब का थ्योरी कहाँ परफॉर्म करती है? तो प्रतिवर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट के स्रोत की आवृत्ति ज्ञात करने के लिए, यानी कि जो एसी करंट आ रही है उसकी जो स्रोत है, जो सोर्स है, कहाँ से वो आ रही है, उसकी कितनी क्षमता है, आवृत्ति है, उसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो ये सीधे याद रखें आप कि मेल्डी का प्रयोग प्रतिवर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति निकालने के लिए किया जाता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ ट्रेन हैज ए टाइम पीरियड t when the train is at rest, when the train move with an uniform acceleration at the period of oscillation will। तो एक स्थिर गाड़ी की छत से लटके एक दोलक का आवर्तकाल t है, बिल्कुल। जब गाड़ी एक समान त्वरण a से गतिमान होती है तो इसका दोलन काल को क्या होगा? तो देखिए जब स्थिर है तो ठीक ही है, लेकिन जब गाड़ी एक समान चाल से चलेगी तो उसका दोलन काल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी क्या है, एक समान चाल से चल रही है। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी, घट जाएगा। सरल दोलक का आवर्तकाल t = 2π√L/g होता है। ये फॉर्मूला है, इसे जरूर आप याद रखें कि सरल दोलक का जो आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड होता है वो 2π√L/g होता है। क्लियर है जी? यानी लंबाई अंडर रूट में है और ग्रेविटी। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। The radius of the Bohr's stable orbit for hydrogen is r। The radius of Bohr's second orbit। हाइड्रोजन के लिए बोर का अस्थायी कक्ष की त्रिज्या r है, तो बोर की दूसरी कक्ष की त्रिज्या 4r होगी। 2 4 ऐसे ही चलता है, ये तो फैक्चुअल सवाल है। कक्षा की त्रिज्या rn। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, द एनर्जी विच एन इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज कॉल्ड। यानी कि 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? यानी सीधा सीधा एक परिभाषा से सवाल पूछ लिया गया है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है दोस्त? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी आवेश की ऊर्जा E बराबर क्यू भी, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश Q बराबर E, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट E बराबर EV बराबर 1 वोल्ट। क्लियर है? अगला सवाल लेते हैं। विच इज अ वेक्टर क्वांटिटीज इन प्रेशर एंड फोर्स। दाब और
बल में कौन सदिश है? दोस्तों दाब और बल में कौन सदिश है? तो सदिश और अदिश से एक सवाल जरूर आता है। देखिए सदिश क्या है? सदिश, सदिश जिसमें क्या है? दिशा हो, अदिश जिसमें दिशा नहीं। तो जब भी आप बल लगाएंगे, अगर कोई बालक है और किसी वस्तु को यह धकेल रहा है तो जाहिर सी बात है ये एक दिशा में ही बल लग रहा है, तो बल हमेशा सदिश राशि होगा। जबकि प्रेशर, दाब जब लगाते हैं हम तो प्रेशर चारों तरफ से लगता है, तो उसके लिए कोई दिशा नहीं होती है, तो प्रेशर अदिश राशि हो। तो इसका सही जवाब है बल सदिश है तथा दाब अदिश है। तो सही जवाब क्या लेंगे? प्रेशर। बल, दाब और बल में कौन सदिश है? तो सदिश पूछा गया हमसे, तो सदिश हो गया हमारा फोर्स यानी कि बल। अगला सवाल लेते हैं। एक लेंस की फोकस दूरी f है, इसकी गोलीय विपथन अनुक्रमानुपाती होता है। तो किसी लेंस के गोलीय विपथन उसके फोकस दूरी के तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह भी एक फैक्ट है कि जो लेंस की फोकस दूरी f है उसकी गोलीय विपथन अनुक्रमानुपाती होती है तृतीय घात के। तो f पर पावर q जहां देखेंगे वो सही आंसर होगा। देखिए सिर्फ f है, नहीं होगा। f2 है, ये भी नहीं होगा। f का स्क्वायर है, ये नहीं होगा। तृतीय घात के बराबर होता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है? रीडवर्ग स्थिरांक का मान, द कांस्टेंट, द रीडवर्ग कांस्टेंट इज इक्वल टू। तो ये एक फॉर्मूला बन के आता है कि रीडवर्ग का जो कांस्टेंट इक्वल टू होता है उसे आपको याद ही करना होगा me पर पावर 4 एट एप्सिलॉन स्क्वायर ch पर पावर 3। ये बी नंबर इज द करेक्ट आंसर होता है। me पर पावर 4 याद रखेंगे, बाकी किसी में me पर पावर 4 है ही नहीं। क्लियर है? me पर पावर 4 बाय 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर ch का क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। द हीट गिवन एन आइडियल गैस इज आइसोथर्मल कंडीशन इज यूज्ड। तो समतापी अवस्था में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा काम आती है? बिल्कुल आती है। तो जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है उसके हिसाब से अगर देखें तो आदर्श गैस के लिए दी गई ऊष्मा समतापी स्थिति में किए गए कार्य के बराबर होती है। यानी समतापी अवस्था में जब आइसोथर्मल हो तो आदर्श गैस को जब आप ऊष्मा देंगे ऊष्मा, तो वो इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है? इक्वल। यानी कि जो कार्य होता है समतापी स्थिति में वो कार्य के बराबर हो जाती। तो ऑप्शन कहता है ताप बढ़ाने में, बाह्य कार्य करने में, ताप बढ़ाने तथा बाह्य कार्य करने के लिए, आंतरिक ऊर्जा वृद्धि में। तो बाह्य कार्य करने के लिए, ताप बढ़ाने में, तो आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा किस काम में आती है? तो समतापीय स्थिति को किए गए कार्य के बराबर करने में आती है, यानी कि इक्वल टू करने में आती है, ताप बढ़ाने में आती है। अगला सवाल लेते हैं। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है क्योंकि? चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है क्योंकि क्या कारण है भाई साहब? तो यह पृथ्वी के निकट है, यह तो कारण नहीं हो सकता। यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह कारण हो सकता। यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, भाई करता ही नहीं है। यह गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। दैट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का ये जो चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, तो नहीं है ये सारे लोग जानते हैं, पर क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं है? तो चंद्रमा का पलायन वेग है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि पृथ्वी का है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो पृथ्वी पर से किसी चीज को भागने के लिए इतना स्पीड में जाना होगा, इसलिए पृथ्वी से चीजें नहीं भाग पाती है। चंद्रमा पर गैस के अणुओं का पलायन वेग 2.38 किलोमीटर मात्र है, तो अणुओं के वर्ग माध्य मूल वर्ग से कम होता है। गैस के अणु चंद्रमा के सतह से पलायित हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, यदि सूर्य का तापमान 2 गुना हो जाए तो पृथ्वी पर प्राप्त ऊर्जा कितनी बढ़ेगी? तो देखिए जो टेम्परेचर सूर्य का है E इक्वल टू ये T पर पावर 4 होता है, तो T पर पावर जब 4 करेंगे तो यहाँ कह रहा है 2 गुना हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा D 16। यहाँ पे डिटेल्स लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके इसे चेक कर सकते हैं। तो 16 गुना बढ़ जाएगी। अगला सवाल लेते हैं। स्पर्शज्या धारा मापी नापता है। तो स्पर्श रेखीय धारा मापी से विद्युत धारा मापी जाती है, यानी कि धारा मापी जाती है। बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो सीधे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है, ये एक यंत्र है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर से धारा नापा जाता है। बिल्कुल। अगला सवाल, निम्न में से कौन समीकरण अप्रागामी तरंगों को निरूपित करता है?
तो अपरागामी तरंगों को निरूपित करता है y बराबर a साइन इंटू ओमेगा टी कॉस के एक्स। ये सीधे याद रखिए, ये एक समीकरण है, अपगामी तरंगों को निरूपित करता है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव ताप में वृद्धि के साथ क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी कोई द्रव है, उसका पृष्ठ तनाव ताप में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जब T बढ़ेगा तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा, सरफेस टेंशन जो है वो कम होने लगता है, यानी घटता है, डिक्रीज होता है। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, ताप बढ़ने से किसी अर्धचालक या सुचालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो अर्धचालक या सुचालक का जो प्रतिरोध होता है ताप बढ़ने के साथ बढ़ जाता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो रहा है, बढ़ने लगता है। इसलिए जब देखिए बिजली की तार में बहुत हाई वोल्टेज जाती है तो टेम्परेचर तार का बढ़ने लगता है, इससे प्रतिरोध बढ़ने लगता है, जिसके कारण कभी कभी तारें टूट जाती है, गल जाती है, ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो ताप बढ़ने से किसी अर्धचालक सुचालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, वो भी बढ़ता है। तो इंक्रीज बढ़ता है। चलिए अगला सवाल, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक के विभवांतर व धारा के लिए सही कथन क्या है। तो कोई भी जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है उसकी द्वितीयक कुंडली में विभव बढ़ता है तो धारा कम होती है, यानी कि विभवांतर बढ़ता है और धारा घटती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ट्रांसफार्मर दो होता है, एक ऊंचाई एक अपचाई। एक ट्रांसफार्मर होता है जो ऊंचाई, जो धारा कम को ज्यादा करता है, वो ज्यादा को कम करता है। यानी ट्रांसफार्मर जो है तो एसी करंट को कम और ज्यादा करता है। चलिए, एक घड़ी में मिनट एवं सेकेंड की सुई के कोणीय वेग का अनुपात क्या होगा। तो ये तो इन ए क्लॉक द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट ऑन सेकेंड हैंड्स इज। तो जो घड़ी होती है उसके मिनट की सुई का कोणीय वेग के लिए एक फॉर्मूला आता है ओमेगा एम, मिनट ओमेगा एम पर मिनट 2 पाई इंटू 60 तो जब इसका कैलकुलेशन आप निकालते हैं तो 1:60 के रूप में आता है, जो ऑप्शन आपका ए में। ओके, अगला सवाल है, नाभिकीय समीकरण में इन द न्यूक्लियर रिएक्शन में 92 यूरेनियम 239 और 93 नेपट्यून 239 प्लस एक्स। तो कहता है यहाँ पे एक्स स्टेंड, एक्स किसको एक्सटेंड करता है, तो भाई एक्स एक्सटेंड करता है इलेक्ट्रॉन को। किसको एक्सटेंड करता है, इलेक्ट्रॉन को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो समीकरण है, यहाँ पर एक्स में कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही तो प्रवाहित होती है ना। चलिए, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत अगर अविनित बढ़ने के साथ क्या होती है। तो पीएन संधि डायोड में वो घट जाती है, पतली हो जाती है। कहता है पीएन संधि डायोड में अगर अभिनित में पी क्षेत्र बैटरी प्लस सिरे तथा एन क्षेत्र माइनस सिरे से जुड़ा होता है, इस कारण विभव प्राचीर कम हो जाती है और अवक्षय परत पतली हो जाती है। तो क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता है, ऐसा नहीं है, ये डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी किस एक के लिए अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है। तो अवतल दर्पण का विच ऑफ द फॉलोइंग कनकैव मिरर इज नॉट यूज्ड। तो अगर आप देखें ऑप्शन, सेविंग ग्लास में किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। सर्च लाइट में अवतल दर्पण, कान के आंतरिक भाग को देखने में अवतल, कारों में रेयर दृश्य ये उत्तल दर्पण है, तो इसमें नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे लिखा है कारों में रियर दृश्य में अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है, इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण बड़े प्रतिबिंब को छोटा दिखाता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा सीधा और छोटा बनता है, इसलिए हम मोटर वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में, यानी कनपटिया में जो रहता है ना, वो है वो, बुझ लो। अगला सवाल, 4 बल दिए गए हैं, गिवन 4 फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो चारों बल दिए गए हैं बिल्कुल। तो इसमें पूछ क्या रहा है भाई सवाल, इनमें से कौन असंरक्षीय बल है। तो भैया असंरक्षी बल कौन सा है। तो चलिए डिटेल्स से इसका जवाब ढूंढ लेते हैं। वे बल जिनके द्वारा किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करने में किया गया कार्य का मान पथ पर निर्भर करता है, उस बल को असंरक्षी बल कहते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यानी जब कोई काम करेंगे तो उस में जो कार्य होगा वो उसके पथ पर निर्भर करेगा। अतः चुंबकीय और घर्षण दोनों असंरक्षी बल है। तो पता ही आपको, चुंबक भी घर्षण और घर्षण दोनों ये बल है। बाकी केवल चुंबकीय, केवल स्थिर विद्युत, ये इसको पथ से कोई मतलब नहीं है। तो जो पथ पे निर्भर करता है उसे असंरक्षी बल कहते हैं। ये सवाल पूछता है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो पथ पर 2 ही बल है, चुंबकीय एवं घर्षण। तो चुंबकीय एवं घर्षण, चुंबकीय एवं घर्षण, क्लियर है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक लेक्लांसो सेल में एनोड के रूप में कार्य करता है।
लांसो सेल में कार्बन की छड़ एनोड के रूप में कार्य करता है। किसकी छड़? कार्बन की छड़। और जस्ते की जो छड़ है वो कैथोड के रूप में कार्य करता है। और इसमें ईएमएफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, ईएमएफ लगभग 1.5 वोल्ट का होता है। ये स्टार्टिंग के समय जब हमारी बैटरी सेल की खोज हुई थी तो इस चीज़ का यूज किया जाता था। तो ये आज का सेशन यही लास्ट हो जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। और उन लोगों को वीडियो जरूर शेयर करें जो ये एग्जाम दे रहे हैं। और मैंने एक बात शुरू में भी कही थी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार जरूर देखें 2023 में जो हुई थी, और उसी हिसाब से किसी भी चैनल को फॉलो करें, क्योंकि उस हिसाब से जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है, देखिए कई सारे चैनल्स में क्या होता है ना कि वो लेवल्स को फॉलो नहीं करते हैं, बस आपको पढ़ा दिया जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो एग्जाम हो, एग्जाम्स के लेवल्स को फॉलो करें। इसके लिए आप हम पर भी भरोसा मत कीजिए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, तब हमारे ऊपर भरोसा आपको हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। यदि कोई भूलवश इधर उधर गलती सलती होगी तो माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।